नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। आपको गोरखपुर का दिलशाद हुसैन याद होगा, जिसको कि 21 जनवरी की दिन दहाड़े दोपहर गोरखपुर कचहरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण उसको रेपिस्ट बताया गया, हत्या करने वाला लड़की का पिता बताया गया। लेकिन अगले ही दिन जनज्वार ने पूरी पड़ताल की और सबसे पहले मीडिया में हमने जानकारी दी कि आखिरकार असल में क्या हुआ था। आप सब अब जैसा कि जान चुके हैं कि दिलशाद हुसैन ने बड़हलगंज की रहने वाली एक लड़की से शादी की थी। शादी के बाद जैसा कि भारत में चलन है, हिंदू पिता ने शादी करने वाले लड़के यानी अपने दामाद को रेपिस्ट बता दिया। रेपिस्ट इसलिए बता दिया क्योंकि लड़की ने प्रेम विवाह किया था, अपनी इच्छा से शादी की थी। भारतीय समाज में अपनी इच्छा से आप नौकरी कर सकते हैं, अपनी इच्छा से पैसा कमा सकते हैं, घर में पिता की मदद कर सकते हैं, भाई बहनों को लड़कियां कमा के पढ़ा सकती हैं, लेकिन अपनी इच्छा से शादी करने की अभी इजाज़त समाज नहीं देता है। खैर, इस कहानी का मोड़ ये था कि वहाँ के जो पत्रकार थे और भारतीय पत्रकारिता में भी पूरे देश भर में यही छपा 21 जनवरी की दोपहर के बाद, जब पिता ने गोली मार दी दिलशाद हुसैन को, कि वह दिलशाद हुसैन एक रेपिस्ट था और बदला लिया गया। जिसके बाद पूरे गोरखपुर और आसपास के समाज में ये फैला कि एक बलात्कारी को पिता ने गोली मार दी, लोगों ने शाबाशियां दी। लेकिन जनज्वार ने तह दर तह, परत दर परत सारा सच बताया कि कैसे बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले लड़के दिलशाद हुसैन ने गोरखपुर के बड़हलगंज की लड़की से शादी की और शादी के बाद कैसे वह अपराधी बना, कैसे मारा गया। उस मामले में एक नया मोड़ आया है। उसी नए मोड़ की, नए तथ्य की जानकारी देने के लिए हम आपके पास आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनज्वार जनता की मीडिया है और हमारी कोशिश होती है कि जनता की सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए और पोल खोली जाए बाजारू और सांप्रदायिक मीडिया की। 21 जनवरी की दोपहर जब लड़की के पिता ने दिलशाद हुसैन को गोली मार दी, तो भारतीय मीडिया के सभी पत्रकार घरानों ने और पत्रकारिता करने वाले घरानों ने यह छापा कि वह एक बलात्कारी था। लेकिन सच अगले ही दिन जनज्वार ने छाप दिया, क्लियर हो गया बाकायदा कि वह क्या था। अब आपको हम कहानी फिर से एक बार सुना देते हैं छोटे में। कहानी यह है कि दिलशाद हुसैन मुजफ्फरपुर का रहने वाला था और वह बड़हलगंज रहने लगा था। जैसा कि भारत में रोजगार के लिए कहीं से कहीं लोग चले जाते हैं, वह रोजगार के लिए वहाँ चला गया। वहाँ संभवतः पंचर की दुकान चलाता था। उसके बाद जिस भी हिंदू पिता ने गोली मारी, उसकी बेटी से उसको प्रेम हो गया। पहली बार वह 2018 में शादी किया। 2018 की शादी के बाद वह फिर भागा और भागने के बाद जब वह लौटा तो अलग अलग हो गए। यानी दोबारा उसने 2020 में शादी की। तारीख थी 11 फरवरी 2020। 11 फरवरी 2020 को उसका प्रेम मरा नहीं। उसने कोशिशें नहीं छोड़ी। समाज के तमाम लानत मनानत और ये लौ जिहाद के तमाम मुश्किलों के बीच वह जानता था कि उसको मारा जा सकता है, बावजूद उसका प्रेम इतना पवित्र था, इतना जुझारू था और वह लड़की और लड़के एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे कि उन्होंने दोबारा समाज के मुताबिक 11 फरवरी 2020 को हैदराबाद भागकर एक आर्य समाज मंदिर में शादी की। शादी से पहले दिलशाद हुसैन दिलराज बना, यानी हिंदू धर्म में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद बाकायदा उसने शादी की। यह वीडियो हमें मिला है, यह भारतीय मीडिया में आप पहली बार देख रहे होंगे। यह वीडियो मिला है। यह वीडियो एक बार 2 मिनट 54 सेकंड का है। आप देख लीजिए कि उस लड़की के साथ प्रेम से वह गया, कैसे गया है। यह वीडियो बताने के लिए काफ़ी है। दुनिया का कोई लैब इसको मॉर्फ्ड नहीं कह सकता। एक बार वीडियो देखिए। మాట్లాడుతున్నా దయవాద్ కన్నా బాబు चुप ना
आप लोग मेरा क्या ले करता है? इंटरेस्ट क्या है मुझे मालूम है, लेकिन आप जब बातें करते रहे तो मेरा डिस्टर्ब उनको भी डिस्टर्ब। देखिए हम सबके सामने और जो है वधु बात को स्वीकार करते हुए लोग कर ले रहे हैं, इसको कहते हैं पानी ग्रहण। पानी के माने हाथ को पकड़ करके हम सबके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं। बोलिए ओम रुग्नामी ये सौ भगतवाय अष्टम मया सत्या जरदस्ते एकातः भगवान हरियमा सविता पुरंदे मह्यम द्वादश द्वाराहं सत्याय देवाहं ओम मगस्ते अष्टम जगदि पत्नी तमसि धर्मना अहम द्रौपदी स्तवा ओम मह्यम अस्तु पुष्य मह्यम द्वादश बृहस्पति मया सत्या प्रजापति शब्देव जरदा शतम ओम अहम विश्यामि मयि रूपम अस्यं वेदवित् पश्यन् मनसः तुलायां अस्ति मद्भिं मनसो नमुष्य स्वयं प्रज्ञानो वर्णस्य आशान हे देवी ऐश्वर्य और संतानादि सौभाग्य की वृद्धि के लिए मैं आपके हाथ को ग्रहण करता हुआ पुरस्ताश्रम में प्रवेश हो रहा हूँ। आज से हम दोनों पति पत्नी बन गए हैं। मैं आपका सदा पालन पोषण करता रहूँगी। ये वधु मैं गृहस्थ जीवन में आए हुए कष्टों का सामना करते हुए आपका बात को मानता हुआ और मेरी बात को आप भी स्वीकार करते हुए गृहस्थ में आनंदमय जीवन बिताएंगे। मैं बुराइयों से हटकर नेक रास्ते पे चलते हुए गृह कार्यों को। आप वीडियो देख रहे हैं, चूंकि वीडियो में बहुत आवाज नहीं है, लेकिन वीडियो में मंत्रोच्चार है। बाकायदा पंडित संस्कृत में मंत्रोच्चार करा रहा है लड़की से, लड़के से। और लड़की की बात करें, लड़की दिखने में कहीं से भी नाबालिग नहीं लगती है। चलिए दिखने को छोड़ दीजिए, तो अगर आप तथ्य पर आएंगे तो जो सर्टिफिकेट उसने पेश किया था उस समय, जैसा कि आप जानते हैं कि उस शादी के विवाह के कॉन्ट्रैक्ट पर जो मंदिर में शादी होती है तो एक कार्ड देता है आर्य समाज आपकी शादी को वैलिड बताते हुए, उसमें भी उसकी उम्र 21 साल की है। वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी। यानी कहीं से भी यह मामला दूर दूर तक रेप का नहीं, लेकिन रेपिस्ट बनाया गया उस बच्चे को। एक ऐसा लड़का जिस देश में सिनेमा का 99% प्रेम ही है, उस देश में एक लड़का प्रेम करता है लड़की से और उसको गोली मार दिया जाता है। और गोली मारने के बाद हमारी मीडिया, हमारे अखबार, हमारे नेता, हमारे प्रणेता कहते हैं कि वह एक बलात्कार। जरा सोचिए कि बलात्कार और प्रेम में कितने हजार किलोमीटर की दूरी है। दोनों की सोच में, दोनों के एहसास में कितना फरलांग दूर हो गए दोनों समझदार। उस लड़की पर क्या बीत रही होगी जो अभी भी जिंदा है, कि एक उसके प्रेमी को जो खूबसूरत एहसास के साथ था उसको मार दिया गया और ऊपर से उसका ही बलात्कारी बता दिया गया और अब तक बोलने का अधिकार नहीं मिला उसे। उस लड़की का अब तक कोई पक्ष नहीं आया है। और यह सब कुछ उस देश में हो रहा है जो देश डंका बजाता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और इस वक्त डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा आयोजन चल रहा है चुनाव। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, लेकिन कोई पार्टी किसी भी तरह से दिलशाद हुसैन के मसले पर बोलने को तैयार नहीं। कहते मुद्दों पर चुनाव हो रहा है। एक मुस्लिम युवक जिसने हिंदू लड़की से अपनी इच्छा से शादी की, दोनों बालिग थे, दोनों मंदिर में शादी की, आप देख रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन कोई पार्टी बोलने को तैयार। चलिए भाजपा हिंदूवादी पार्टी मान लीजिए, लेकिन जो पार्टियां सेकुलरवादी हैं, यानी सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और कम्युनिस्ट हैं और दूसरे भी दल, इनकी कहीं आवाज सुनाई नहीं दे रही। जरा सोचिए कि सिर्फ चुनाव होने के कारण आप एक ऐसे मुद्दे को छोड़ देते हैं, तो आखिरकार मुसलमान मसलों को कौन उठाएगा, कौन इन चीजों पर बात करेगा। उस लड़के ने क्या अपराध किया था? ये पत्रकार, ये नेता, ये वकील, ये जज, इनमें से तमाम के बेटे बेटियों ने प्रेम विवाह किया होता है।
बढ़िया सेलिब्रेशन होता है। और उस बेचारे ने क्या गुनाह किया था कि इसे गोली तो मारी ही गई, एक अपराध उसके साथ नहीं हुआ, सबसे बड़ा दाग लगा कि वह बलात्कारी था। तभी तो वाहवाही हुई समाज में। हिंदू समाज का आदमी जिसको न नख पता न दंत पता, जिस पिता को कुछ कहानी का किस्सा ही नहीं पता, वह भी चौड़े कह रहा पिता ने बड़ा अच्छा किया, सही किया, बलात्कारी को मार दिया। एक पार्टी इस बात पर बोलने को तैयार नहीं। सवाल यह है, मैं आप सबसे पूछता हूं कि जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप जनता के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, हर जनता की हर मांग को आप घोषणा पत्र में रख रहे हैं, जनता के हर मसलों की आप अगली बार जीतने के बाद वायदे कर रहे हैं, वैसे में देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी, जिसकी आबादी कम से कम 25 करोड़ है इस देश में, करीब करीब 20% मुस्लिम है इस देश में, उस आबादी की ये इतनी बड़ी समस्या है कि इस देश में सरेआम एक प्रेम करने वाले युवक को, जो कि लव जिहाद से बचने के लिए, हिंदुवादियों के लत्तम जुत्तम से बचने के लिए हिंदू धर्म ज्वाइन करता है, हिंदू धर्म में आता है, और उसके सवाल को उठाने की हिम्मत बीजेपी क्यों करने जाए। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां अपने को कहती हैं, जिसके नाम पर इस बार वह मुसलमानों को फिर से मोड़ने वाली हैं, अपने पक्ष में करने वाली हैं, क्या वो सवाल नहीं उठाया जाए? उस सवाल के बिना आप चुनाव ये हो जाने देंगे? ये इतना बड़ा मसला है और आप चुप रहेंगे? अब आइए मुसलमानों पर चलते हैं। कई मुसलमान भी हैं, कई मुसलमान नहीं, सैकड़ों दर्जनों हजारों की संख्या में, जो बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, बड़े बड़े जगहों पर बैठे हैं, तमाम आयोगों में बैठे हैं, वो भी चुप्पी साधे पड़े हैं कि उन्हें लगता है कि ये चुनाव है, इसमें माहौल सांप्रदायिक हो जाए। मित्रों, मैं ये समझना चाहता हूं आप सबसे कि अगर वाजिब सवाल उठाने से आपका चुनाव सांप्रदायिक हो जाता है, तो यकीन मानिए चुनाव के बाद तो आपको क्या जरूरत है, आपकी सुनवाई की क्या जरूरत है, आपके अधिकार की क्या जरूरत, वो तो बीत ही जाएगा। हर आदमी जानता है कि 5 साल में ये जो 10 दिन 20 दिन का वक्त होता है, वही नेताओं के टेटुआ से उनके वादा लेने का वक्त होता है, अपनी बात मनवाने का होता है, पॉलिसी बदलवाने का होता है। और इसी बीच ये इतना बड़ा अपराध इस देश में हो रहा है, सिर्फ दिलशाद हुसैन के साथ नहीं होगा ये। आखिर कब तक आप शुतुरमुर्ग बनेंगे? यानी मुस्लिम बुद्धिजीवी भी चुप, मुस्लिम पत्रकार भी चुप। दूसरी तरफ जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो इसलिए नहीं बोल रही हैं कि हिंदुवादी इसको कैश कर ले जाएंगे, तो हिंदुवादी इसको कैश कर ले जाएंगे इसलिए सेकुलर नहीं बोलेंगे। मुस्लिम इसलिए चुप हैं कि सांप्रदायिक माहौल बन जाएगा, तो जो सांप्रदायिक है तो पहले से ही सांप्रदायिक है। फिर तो ये लोग जाएं तो जाएं कहां? ये क्या करें? अपने दिल को धड़कने से रोक दें? क्या करें? ये क्या जो आप कहते हैं कि आप अपनी चेतना से, अपनी बुद्धि से अपना जीवन जी सकते हैं, जो आपके संविधान में ये फर्रे लिखे हुए हैं, इसको नोच डालें? करें क्या ये लोग? इस सवाल का जवाब इस डेमोक्रेसी में आखिर देगा कौन? दिलशाद हुसैन का इस तरह मारा जाना और इन प्रमाणों के बावजूद एक शब्द ना आना, और आखिरी प्रश्न उस मानवाधिकार उठाने वाले लोगों से। चलिए मान लिया मानवाधिकार आयोग आपका अमृत है, वह सत्ता की चाटुकारिता करता है, लेकिन तमाम अलग अलग जातियों, संगठनों के और देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बने हुए मानवाधिकार संगठनों का क्या, जो एक बार चूं तक नहीं कस रहे हैं इस मामले में? वो भी ये मानते हैं कि ये चुनाव सांप्रदायिक हो जाए। अरे जिसको सांप्रदायिक करना है वो कर रहे हैं। योगी जी ने कह दिया कल कि हम ठंडा कर देंगे मई और जून में। सोचिए आप अपना कि अगर न्याय और हक की आवाज आप सिर्फ इसलिए नहीं उठाएंगे कि चुनाव सांप्रदायिक हो जाएगा, तो इससे ज्यादा दिवालियापन बुद्धिजीविता का और कुछ हो नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि सच हमारे पास आया है अकेले चलकर, सच कोई अमीबा है जो सिर्फ हमारे ही माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। आप सबके पास बड़े बड़े टीवी चैनल हैं, सब कुछ है। सवाल उठाना शुरू करिए, मुंह ताकना बंद कीजिए, अन्यथा अधिकार धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे और चुनाव दर चुनाव आते चले जाएंगे, और हम अपनी पीढ़ियों से सिर्फ यही कह के काम चलाएंगे। कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि हम बदलने देना चाहते भी नहीं। जब सवाल उठाना है तो हम चुप्पी साध लेते हैं, और जब कोई मतलब नहीं होता है तो हुआ करते हैं। दिलशाद हुसैन की हत्या बताती है कि हमारा सिस्टम, हमारे बुद्धिजीवी, हमारे लेखक, हमारे प्रतिरोध करने वाले लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता
किस तरह सुन्न पड़ गए हैं, बेकार पड़ गए हैं, जब सरकारें ऐलान कर रही हैं कि इस देश में राजनीति कैराना से शुरू होगा और देवबंद तक जाएगा, और मुजफ्फरनगर से शुरू होगा और गोरखपुर कचहरी तक जाएगा, और हम गर्मी में आपको ठंडी का एहसास कराएंगे। या मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ आदमी कहता है और आप कहते हैं कि आवाज नहीं उठी। खैर, तकदीर आपकी, सोचना आपका, आपको सारा सच हमने दिखा दिया है। और सिर्फ इतना है कि इस देश में अगर संविधान से मिले हुए अधिकार भी दिलशाद हुसैन के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो आप यकीन मानिए कि ना हमारे में फ़र्क अफगानिस्तान में रह गया, ना हम पाकिस्तान से अलग रह गए। हम लगभग उतने ही बर्बर और जाहिल देश धीरे धीरे होते जा रहे हैं। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।